हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा क्लास 12th फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाउस लॉ के बारे में। गाउस का जो नियम होता है वो क्या होता है मैग्नेटिज्म के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अलग से पढ़ा है, पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के लिए। फिर हम देखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, चुंबकन क्या होता है, और सबसे अंत में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं, चुंबकीय जो पदार्थ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार की प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाउस के नियम के बारे में। गाउस का जो नियम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था उसको हम देखते हैं कि E डॉट डी एस मतलब हो जाएगा कि फ्लक्स, जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है उस सरफेस में इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो इनक्लोज्ड चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। यहां पर भी हमें उसी प्रकार से करना है कि एक मान लीजिए क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के बीच में हमने एक मैग्नेट को रख दिया। ये मैग्नेट रहा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इससे नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू हमें बतानी पड़ती है, और वो हम किसकी हेल्प से बताते हैं, वो गाउस लॉ की हेल्प से बताते हैं। सबसे पहले तो बात क्या है कि नॉर्थ पोल से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो बाहर से जाएंगी और फिर किधर से आएंगी, वापस साउथ की ओर आ जाएंगी। हमने ये पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वो क्या थी कि हमेशा एक क्लोज लूप का निर्माण करती है। क्लोज लूप का निर्माण करती है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलेंगी उतनी की उतनी किस में आ जाएंगी, दोबारा साउथ में आ जाएंगी, और साउथ से फिर वापस किधर आती है, वो नॉर्थ की ओर आती है। तो इसके प्रिंसिपल को जब हम देखते हैं, प्रिंसिपल क्या है इसका, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिविंग एनी क्लोज्ड सरफेस एग्जैक्टली इक्वल्स द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इट। जितनी चुंबक के क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर निकलेंगी उतनी की उतनी ही चुंबक के क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, 0 हुआ। तभी क्या होता है कि गाउस लॉ जो होता है वो डिक्टेट्स दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज 0। मतलब मैग्नेटिज्म में गाउस लॉ के हेल्प से जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू हमेशा आती है वो 0 आती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे वहां पर था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए E डॉट डी एस, यहां पर हो जाएगा B डॉट डी एस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के। वहां पर भी याद करो जब हमने एक लाइन लिखी थी कि किसी भी बंद पृष्ठ में चाहे कितने भी द्विध्रुव प्रेजेंट हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू के पेयर प्रेजेंट हो, उन सब से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता था, 0 आता था। उसी प्रकार से यहां पर हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब रीजन ये हो गया ना कि यहां पर एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता। मतलब एकल ध्रुव मतलब हो जाएगा यूनिट पोल एग्जिस्ट नहीं करते, केवल नॉर्थ या केवल साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। अब केवल नॉर्थ होता तो हम कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा है, साउथ होता तो हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर आ रहा है। पर बात है कि हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। साथ में दूसरी बात ये भी होगी कि इन दोनों की जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है पोल्स की, वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो जितनी फ्लक्स लाइन बाहर निकलेंगी उतनी फ्लक्स लाइन से एंटर कर जाएंगे, नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखना है अपने को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो गाउस लॉ हमने पढ़ा है उसकी हेल्प से बात ये होती है कि कभी भी मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होता। मतलब क्या है, जैसे मान लो एक चुंबक है, चुंबक को आपने बीच में से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में हम ये सोचेंगे कि एन तो इधर हो गया, एस इधर हो गया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता। जैसे ही हम तोड़ते हैं तो ये मान लो जो एन है इस अपोजिट साइड में एक एस बन जाता है अपने आप, और ये जो एस है उसकी अपोजिट साइड में क्या बन जाता है, एन बन जाता है। क्यों था, क्योंकि इसको ऐसे देखो, जैसे एन से बाहर निकल रही है, मतलब लाइंस गलत बना रखी है इसमें, नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अंदर जाएंगी वो साउथ टू नॉर्थ, इस प्रकार से। तो इनकी डायरेक्शन ये हो गई। यहां से देखो आप, जैसे हमने तोड़ा यहां से, यहां पर ऑटोमेटिकली नॉर्थ नहीं है क्या, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो बाहर निकल रही हैं। और ये इसके इस पार्ट के लिए देखो आप, यहाँ पर क्या है, साउथ की तरह है, क्योंकि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही है। तो ऑटोमेटिकली हर जगह क्या करोगे, जैसे डिवाइड करोगे, एक एस बन जाएगा, दूसरा एन बन जाएगा। तो हमेशा हम कह सकते हैं मैग्नेट का जो चाहे कितना भी छोटा टुकड़ा क्यों ना हो, उसमें एन और एस प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेकिंग ए मैग्नेट नेवर आइसोलेट्स ए पोल, मतलब अगर हम चुंबक को तोड़ते हैं तो इसका मतलब कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक पोल को अलग से आइसोलेट कर दिया, विलगित कर दिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटाइजेशन के बारे में। मैग्नेटाइजेशन जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकन। और इस पर जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है बोर्ड्स में कि एम वेक्टर जैसे मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, एच वेक्टर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो जाएगी,
काई जो होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी, म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमिबिलिटी हो जाएगी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और म्यू एम है वो क्या है, वो है किसी भी मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और कह सकते हैं जैसे म्यू नोट हो जाएगा। सब में जो रिलेशन होता है उनको फाइंड कीजिए, ठीक है। तो हमें किस प्रकार से करना है वो देखो आप। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। अब ये जो सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये होते क्या है, तभी हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये देखो, जब कोई मान लो एक मटेरियल है, उस मटेरियल में मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। किसी भी एटम्स जो होंगे उनमें कई एटम्स में ज़्यादा क्या होता है, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। अब ठीक है, नॉर्मली ये क्या करते हैं, थर्मल एजिटेशन जो है उसमें उच्चावचन है, जिनके कारण नॉर्मल टेम्परेचर भी इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिनके कारण इनके मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं हो पाते। नेट डाइपोल मोमेंट कितना आता है इनका, 0 आता है। पर किसी तरीके से मान लो इनके अंदर हमने मैग्नेटाइज कर दिया, इनको किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया। मैग्नेटाइज कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो जैसे हम करते हैं ये क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। एक डायरेक्शन में हो सकता है इनमें से सारे एकदम से एक लाइन में नहीं हो, कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, पर इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में तो हमें मिलेगा, किसी भी डायरेक्शन में वो मिल सकता है। अब मान लो इन सब का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना है, m नेट है। मतलब क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, पर हम जब इनको सबको जोड़ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर किसी न किसी दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम्स क्रिएट माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक मोमेंट्स। मतलब इसमें मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, उन सब मैग्नेटिक मोमेंट्स को हम जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में हमें किसी न किसी दिशा में क्या मिलता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। अब जब हम बात करते हैं मान लो एम नेट वो हुआ, एम नेट पर यूनिट वॉल्यूम कितना हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या है, एम नेट हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किससे डिवाइड करेंगे हम, वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे। किसका वॉल्यूम, इस पूरे मैग्नेटिक मटेरियल का वॉल्यूम। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल एम वेक्टर के बराबर होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकन बोलते हैं, या चुंबकन तीव्रता बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम वेक्टर बोलते हैं। तो ये वैल्यू आ गई, कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एम नेट अपॉन वी। तो उम्मीद करता हूं मेरे को लगभग आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, कि उसके किसी भी पदार्थ के खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मिलाकर कितनी इंटेंसिटी दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, देखो एम वेक्टर क्या होता है, ये वही एम वेक्टर है, याद करो जो मैंने आपको पहले बताया था, I इंटू ए। करंट जो है उसका एम्पियर होता है, एरिया है उसका मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट तो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा, एम्पियर पर मीटर इसका SI यूनिट आ जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम फाइंड कर सकते हैं, एम्पियर पर मीटर है, एम्पियर के लिए A1 होता है और मीटर के लिए L1 होता है, पर मीटर नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो M0 L-1 T0 A1 ये आ जाएगी हमारे पास डायमेंशन, किसकी, मैग्नेटाइजेशन की डायमेंशन आ जाएगी, विमा आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि ये आगे जाके किस प्रकार की प्रॉपर्टीज रखते हैं। एक सोलेनोइड हमें माननी पड़ेगी, और हमने क्या किया, पहले एक सोलेनोइड को मानो और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें पता होना चाहिए कि हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड जो बनाती है एक सोलेनोइड वो कितनी बनाती है, म्यू नॉट एन आई बनाती है। म्यू नॉट एन आई का मतलब हो जाएगा, म्यू नॉट वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, किसकी, एरिया वैक्यूम की। स्मॉल एन क्या होते हैं, स्मॉल एन होते हैं इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। कैपिटल आई क्या होता है, कैपिटल आई होता है करंट जो सोलेनोइड में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने ये कहा कि जब ये एक सोलेनोइड है, इसके अंदर किसी भी मटेरियल को हमने नहीं भर रखा है, उस स्थिति के अंदर जब इसमें केवल फ्री स्पेस है, एरिया वैक्यूम ही है, उस स्थिति में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कितना बनेगा, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब यह बात रही, हम एक इस राशि को डिफाइन करेंगे, ये स्मॉल एन इंटू आई जो है उसको डिफाइन करेंगे। स्मॉल एन इंटू आई का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये दो ही ऐसी राशियां हैं जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिसाइड कर रही है। क्यों, क्योंकि अगर हम स्मॉल एन को कम ज्यादा करेंगे बी प्रभावित होगा, आई को हम चेंज करेंगे तो भी बी प्रभावित होगा।
मतलब कहने का मतलब है कि इस चुंबकीय क्षेत्र को बना कौन रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है, वो एन और आई कर रहे हैं। तो एन और आई के मल्टीप्लीकेशन को हम एक अलग ही क्वांटिटी से डिफाइन कर देंगे, उसको बोलेंगे एच। एच क्या होता है यहाँ पर, वो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब यहां पर इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता मतलब हो जाएगा कि H के कारण ही तो क्या बन रहा है, B बन रहा है। इसलिए हम इसको आगे से क्या लिखेंगे, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H। H क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो भी तो डिपेंड करता है, उसी के अनुसार N और S डिसाइड होते हैं यहाँ पर सोलेनोइड के अंदर। तो हमने कहा कि B नॉट जो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट H के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, देखो सोलेनोइड के अंदर अभी भी कोई मटेरियल नहीं था, अब हमने क्या कर दिया, एक मटेरियल डाल दिया इसके अंदर। मटेरियल जो डाला है उसके कारण मान लो जो नया मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, BM वेक्टर बनता है। अभी हमें पता नहीं कि BM कितना है, पर एक बार के लिए मान लिया कि इसके अंदर इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना था, BM। पहले से जो बाहर से जो करंट बन रहा है उसका कितना है, B नॉट। तो अब अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करेंगे इस सोलेनोइड के अंदर की, तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा B वेक्टर, और दोनों का क्या हो जाएगा सम। कौन से का, एक तो B नॉट वेक्टर का और दूसरा BM वेक्टर का। ठीक है, यही हमने यहां पर लिखा है कि ये हो जाएगा B वेक्टर इज इक्वल टू B नॉट वेक्टर प्लस BM वेक्टर। पर इस BM वेक्टर को हम जब डिफाइन करेंगे तो BM वेक्टर क्या होता है, ये पाया गया कि प्रैक्टिकली जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर, उस मटेरियल के अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल्स मैग्नेटाइजेशन। मतलब क्या होता है, इस मटेरियल का खुद का मैग्नेटाइजेशन कितना है, M वेक्टर है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो BM जो होता है वो M वेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू नॉट के बराबर होगी। तो BM वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट M वेक्टर हो गया। हमने लिखा B वेक्टर इज इक्वल टू B नॉट वेक्टर प्लस BM वेक्टर, और BM वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट M वेक्टर के बराबर है। अब क्या हुआ, B वेक्टर इज इक्वल टू B नॉट प्लस म्यू नॉट M। B नॉट की वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बता रखी है, म्यू नॉट H। तो हमने यहाँ पर लिखा म्यू नॉट H। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो फैक्टर ऐसे होते हैं जिनसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिसाइड होती है सोलेनोइड के अंदर। एक तो वो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू को हम बताते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर प्रेजेंट है वो तो है H वेक्टर जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और एक इंटरनल जो फैक्टर हो गया कौन सा, जो हमने मटेरियल डाला है उसके अंदर, उस मटेरियल का कितना होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, कैपिटल M वेक्टर, उन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमने उस B नॉट की जगह लिखा म्यू नॉट H, और BM की जगह क्या होता है, म्यू नॉट M। क्या इन दोनों में म्यू नॉट कॉमन है, म्यू नॉट कॉमन आते क्या बना, म्यू नॉट, देखो इधर लिख दूंगा, म्यू नॉट M वेक्टर प्लस H वेक्टर। यहां पर आप देख सकते हो इस म्यू नॉट को हम इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा B नॉट वेक्टर अपॉन म्यू नॉट बराबर M प्लस H वेक्टर। और इससे H वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, इस M वेक्टर को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा H वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस M वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया H वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर H वेक्टर का डिफाइन करना हो तो कैसे बताएंगे, B अपॉन म्यू माइनस M। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर मत छोड़ देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जब ये B बराबर म्यू नॉट H प्लस M है, ठीक है, ये B वेक्टर बराबर कितना आया, म्यू नॉट H प्लस M। बाद में ये पाया जाता है कि ये जो M वेक्टर होता है वो भी चेंज होता है। और चेंज किस प्रकार से होता है कि आपने बाहर से इस सोलेनोइड के अंदर जो करंट फ्लो करवाया है और इसका रोल जो है वो H वेक्टर के कारण है जो Ni के बराबर होता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप जितना ज्यादा बाहर से मान लो H वेक्टर अप्लाई करोगे तो इस M वेक्टर की चेंज होती है, ये प्रैक्टिकली पाया जाता है। तो M वेक्टर प्रोपोर्शनल किसके होता है, H वेक्टर के। जब हम यहाँ पर इसके प्रोपोर्शनल को साइन डालते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है और उसकी वैल्यू होती है काई के बराबर, काई H। तो M बराबर काई H, ये भी एक रिलेशन होता है M और H में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस M की जगह काई H वेक्टर लिख देंगे। काई H वेक्टर, देखो पहले तो मैं ये समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर काई जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। ये क्या करती है, मटेरियल किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रिस्पॉन्स देता है, उसके प्रति किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसको क्वांटिफाई करती है। क्वांटिफाई में एक नंबर देती है, जैसे मान लो कितना नंबर दिया, उसके 0.5 है तो बाहर वाले का आधा ही क्या करती है, वो रिस्पॉन्स दे रही है। एक है, इसका बाहर से इनपुट देगी उतना उतना आपको आउटपुट दे देगी। जैसे -0.5 है, मतलब क्या है, जो आप बाहर से इनपुट दे रहे हो
उसका आधा कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। तो कुल मिला के हम काई जो है उसको ये बता सकते हैं कि कोई भी मटेरियल किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहा है। और ये पाया जाता है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो m बराबर काई h हो जाएगा। अब बात करते हैं, जब हम m की जगह काई h लिखते हैं तो इन देखो आप h वेक्टर कॉमन है, h वेक्टर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, इसमें 1 और इसमें काई, तो 1 प्लस काई। अब आप याद करो, जैसे ये फॉर्मूला होता है b बराबर म्यू नॉट h होता है, पर ये कब होता है, जब अंदर एयर या वैक्यूम है। पर मान लो अगर इसी प्रकार से हम एक फॉर्मूला बनाएं, और कब, जब इसके अंदर एक मटेरियल भर रखा है हमने, तो क्या इस म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू m आ जाएगा। एक सिमिलरिटी से केवल जनरल फॉर्मूला बनाए तो म्यू m आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू m h वेक्टर। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कुछ कुछ देखो आप किस प्रकार से बना, b वेक्टर दोनों में सेम है, इधर h वेक्टर सेम है, तो क्या इसमें म्यू m को म्यू नॉट 1 प्लस काई के बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा म्यू m इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। इस म्यू नॉट को जैसे ही मैं इधर लेके आऊंगा, ये क्या बनेगा, म्यू m अपॉन म्यू नॉट। याद करो मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में दिखाया था एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात किसके बराबर होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। उसी प्रकार से माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और हवा या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात किसके बराबर होगा, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, म्यू आर के बराबर आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। ये देखा लिखा हुआ भी है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। इसको दोबारा रिपीट कर लेना आप अच्छे से। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।